होती है, दाएं किडनी हमेशा नीचे होती है। किस कारण होती है? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर आपका पाया जाता है लीवर, पाया जाता है। लीवर थोड़ा सा इसको दबाए रहता है कि थोड़ा सा नीचे जाओ, हमें जगह कम है, तो ये थोड़ा सा बाबू नीचे हो जाता है। अब ये कभी कभी देखे होंगे कि गांव में कुछ बूढ़े टाइप में व्यक्ति होते हैं, वो क्या करेंगे, खूब खखारेंगे, खखार लेके पहले भर लेंगे यहीं पर, अब भरने के बाद कोल 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 टपटा के किनारे बैठे होंगे, टपटा के किनारे जैसे बैठे होंगे वो आचा कर देंगे, आचा करने के बाद उसको फिर ढक देते हैं। ये बूढ़े लोग की आदत है। जय हिंद फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पीएसएच क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए जो पार्ट लेकर आए हैं वो है उत्सर्जन तंत्र। इसके पहले वाला पार्ट था आपका श्वसन तंत्र से रिलेटिव। सारे श्वसन तंत्र में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों का हम उसमें सॉल्व करती हैं। इस वाले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे कि उत्सर्जन तंत्र से रिलेटिव जितने भी प्रश्न बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना बाबू कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र को पढ़ने से पहले हम उत्सर्जन को क्यों ना समझ लें। अब उत्सर्जन को ध्यान देना बाबू एक चीज़ और कि आप कॉन्सेप्ट समझिएगा, आप इसके रटने पर मत जाइएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो आपको ये कहीं भी भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि आप किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, आप अपने शरीर में कुछ ना कुछ जरूर ग्रहण करते हैं। अब ग्रहण करने के बाद बाबू ध्यान देना कि उस पदार्थ में, जो भी पदार्थ आप ग्रहण करेंगे उसमें कोई ना कोई पोषक तत्व तो जरूर होगा। अब उन पोषक तत्व को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। हमारा शरीर क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। अब अवशोषित करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ पदार्थ बच जाता है। जो पदार्थ बचता है उसको हम खराब पदार्थ कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। क्लियर है। अब उन अपशिष्ट पदार्थों को हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को किसी न किसी माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का जो प्रक्रम है, यह आपको उत्सर्जन कहलाता है। क्लियर है बाबू। अब शरीर में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनेगा उसको शरीर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जिस अंग से इसको बाहर निकालेंगे, इस अपशिष्ट पदार्थ को जिस अंग से बाहर निकालेंगे, वो अंग होगा आपका उत्सर्जी अंग। ये डाउट क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब यह है बाबू कि हमारे बॉडी से जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे वो कई सारे अंगों से बाहर जाते हैं। जैसे यहाँ पर अंगों का नाम लिख दिए हैं और इन सभी अंगों को मिला देंगे, तो वो आपका उत्सर्जन तंत्र कहलाएगा। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि तंत्र का मतलब क्या है। तो जब कई सारे अंग मिलकर एक ही काम को करेंगे वो आपका तंत्र कहलाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका त्वचा है बाबू, त्वचा आपके भी उत्सर्जी अंग कहलाता है। तो त्वचा किसका उत्सर्जन करता है? पसीने का करेगा, सीबम का करेगा, लवण या नमक का करेगा। पसीने का करता है, पसीना आप जानते हैं। सीबम क्या है? सीबम आपके एक तैलीय ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ है जिसको हम कहते हैं सीबम। नाक पे देखेंगे, ऐसे दबाएंगे ना तो कुछ ना कुछ आपका निकलेगा, वो आपका होगा सीबम। सीबम क्या करता है बाबू? आपके त्वचा को बिल्कुल मुलायम रखता है, ये सूखने नहीं देता है। जैसे अगर सीबम की कमी हो जाती है, सीबम की आपकी बॉडी में कमी हो जाएगी तो आपकी त्वचा रूखी सूखी हो जाती है। कैसे हो जाएगी बाबू? रूखी सूखी हो जाती है। ठंडियों में ये सीबम का श्रावण कम हो जाता है। ठंडियों में सीबम जो है बॉडी से कम निकल पाता है, इसलिए देखते हैं कि आपकी पूरे बॉडी में रूखी सूखी त्वचा हो जाएगी। आपकी त्वचा कैसे हो जाती है? रूखी सूखी हो जाती है। गर्मियों में यही सीबम की मात्रा बढ़ जाती है और ये हमारी बॉडी से लगातार निकलते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा चमकीली दिखाई देती है, रूखी सूखी त्वचा नहीं दिखाई देती है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि लवण क्या है? नमक। नमक का भी उत्सर्जन करता है हमारी त्वचा। जब भी आपको लगे कि हमारे बॉडी से नमक नहीं निकल रहा है, क्या करिए, आप अपने हाथ को चाटिए, दोनों हाथ को चाटिए, कहीं भी कुछ भी चाट लीजिए, मतलब आपके बॉडी के पार्ट ही चाटने, तभी समझ में आएगा कि ये लवण क्या है, लवण है कि नहीं। जब भी आप चाटेंगे, जैसे चाटेंगे तो वैसे ही आपको लगेगा कि खट्टा खट्टा लग रहा है। तो जब खट्टा लगे तो समझ जाइए कि नमक है इसमें। और एक तरीका बता दे रहे हैं जिसको ये शर्म आ रही है करने में, तो आप याद रखना, ध्यान देना कि जब गर्मियों के समय में, कब? गर्मियों के समय में जब भी आप किसी व्यक्ति को देखेंगे कि काला कपड़ा या फिर नीला कपड़ा पहना है, तो उसके पीछे आगे देखेंगे कि सफ़ेद सफ़ेद धारियाँ पड़ जाती हैं। तो वो सफ़ेद धारियाँ क्या होती है बाबू? आपका नमक होता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि फेफड़ा क्या है। फेफड़ा बाबू ध्यान देना कि ये हमारे उत्सर्जी अंग का भी, ये भी एक अंग है, उत्सर्जी अंग का ये भी एक पार्ट है। कैसे है? क्योंकि हम वायुमंडल से वायु को ग्रहण करते हैं। हमारा फेफड़ा जो होता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है हमारा फेफड़ा। ये हो गया उत्सर्जन। वाष्प को उत्सर्जित करता है हमारा फेफड़ा, बलगम को उत्सर्जित करता है हमारा फेफड़ा।
जब भी खांसी बढ़ जाती है तो बलगम बन जाता है। अब ये बलगम क्या करेगा बाबू, आपका फेफड़ा क्या करेगा, पूरा जोर भरेगा, और जितना भी आपके गले में खराश रहेगी, जितने भी आपके गले में बलगम जमा रहेगा, जब फेफड़ा वायु भरेगा, बिल्कुल एकदम दबाए प्रेशर देगा, तो भच से मारेगा, इसे आपको पूरा पूरा बलगम बाहर निकल जाता है। आप कैसे ऐसे ऐसे करते हैं, खूब तेज से करते हैं तो आपके यहाँ से निकल जाएगा, बहुत दूर चला जाता है। कभी इस नाक से करेंगे तो ये इस नाक वाला भी बहुत दूर चला जाता है। कभी कभी देखे होंगे कि गांव में कुछ बूढ़े टाइप में व्यक्ति होते हैं, वो क्या करेंगे, खूब खिखारेंगे, खिखार लेके पहले भर लेंगे यहीं पर, अब भरने के बाद कोल 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 टपटा के किनारे बैठे होंगे, टपटा के किनारे जैसे बैठे होंगे वहाँ अचक देंगे, अचकने के बाद उसको फिर ढक देते हैं। ये बूढ़ों लोगों की आदत होती है। तो बलगम समझ के। अब वाष्प क्या होता है, जब ठंडी में आप देखिएगा ऐसे करेंगे तो बिल्कुल जल के छोटे छोटे कण आपके दिखाई देते हैं, वो होगा वाष्प। तो फेफड़ा किसका किसका उत्सर्जन करता है बाबू, CO2 का, वाष्प का, बलगम का। क्लियर है। बड़ी आंत में देखेंगे तो बड़ी आंत में ध्यान देना कि बड़ी आंत को हमें जो अपचा हुआ भोजन रहता है, अपशिष्ट भोजन रहता है, उस भोजन को हम कहते हैं काइल। ये काइल जो है बाबू आपका रेक्टम मिस मलाशय में जाकर एकत्रित हो जाएगा और गुदा के द्वारा बाहर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। ये हो गया आपका बड़ी आंत। अब देखेंगे कि यकृत क्या है। यकृत को हम लीवर कहते हैं। अब लीवर ध्यान देना बाबू, लीवर हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। कौन सा सबसे व्यस्त अंग है हमारे पूरे बॉडी का। अगर जैसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा अंग है जो सबसे अधिक व्यस्त रहता है, तो आप वहाँ पर हार्ट को मत मारिएगा, क्योंकि हार्ट का सिर्फ एक ही काम है। हालांकि हार्ट भी व्यस्त रहता है, लेकिन सबसे अधिक काम करने वाला अंग कौन सा है, तो सबसे अधिक काम करने वाला अंग है आपका यकृत। हार्ट का काम क्या है, आपका ब्लड को सिर्फ पंप करता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, लेकिन यकृत क्या करता है, ये कई सारे कामों को अकेले ही करता है। इसका ग्रंथि चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि यकृत क्या है। ग्रंथि जब चैप्टर आएगा तो वहाँ पर पढ़ाएंगे आपको यकृत। अब यहाँ पर ध्यान देना कि यकृत किसका निर्माण करता है और किसका ये उत्सर्जन करता है। यकृत करेगा बाबू अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण करेगा, और अमोनिया को बदल देता है किस में, यूरिया में। अमोनिया बहुत ही हानिकारक पदार्थ होता है। सबसे हानिकारक पदार्थ अगर कोई है हमारी बॉडी में, एक तो HCl है, एक दूसरा है अमोनिया। HCl तो पूरा का पूरा गला देता है, लेकिन अमोनिया भी कम नहीं है उससे। अमोनिया ये सबसे हानिकारक पदार्थ है। अब यकृत क्या करेगा, इस अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। समझ गए। अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदल देता है। तो जब ये यूरिया में बदल देगा तब ये भेज देगा किसके पास, वृक्क के पास। कह गए ये वृक्क, ये लो तुम्हारा पदार्थ तुम्हारे पास अब भेज रहे हैं, अब इसको शरीर से अब बाहर निकाल देना। जैसे ही अमोनिया ये यूरिया को यकृत भेजेगा वृक्क के पास, अब वृक्क क्या करेगा, जल्द से जल्द इसको छानेगा। क्या करेगा, छानेगा। अब इस यूरिया में जो भी पदार्थ बचे हुए हैं, जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, उसको छानकर वो मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में भेज देगा। लेकिन जो भी कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं, तत्व होते हैं, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो फिर से आपके बॉडी में रिसाइकिल कर देता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि आपके शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो आप बता देना कि उत्सर्जी अंग कौन सा है, वृक्क है बाबू। वृक्क क्या करता है, ये यूरिया तथा मूत्र का उत्सर्जन कर देता है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि उत्सर्जन तंत्र का चित्र है। अब उत्सर्जन तंत्र में ध्यान देना कि ये जो एक वृक्क ये है, एक वृक्क ये है। वृक्क मतलब किडनी, ठीक है। एक वृक्क ये है, एक वृक्क ये है। अब वृक्क के जस्ट ऊपर देखेंगे एक टोपी जैसे संरचना दिखेगी, दोनों वृक्क के ऊपर ऐसे, इसको कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्या कहेंगे बाबू, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि, इसको ग्रंथि नाम के चैप्टर में पढ़ाएंगे, यहाँ पर इसको ध्यान मत दीजिएगा। हमें ध्यान किसको देना है कि किडनी क्या है। अब किडनी में दो किडनी होती है, एक दाईं होती है, एक बाईं होती है। तो दाईं किडनी बाईं किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है। दाईं किडनी हमेशा नीचे होती है। किस कारण होती है, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर आपका पाया जाता है लीवर पाया जाता है। लीवर थोड़ा सा इसको दबाए रहता है कि थोड़ा सा नीचे जाओ, हमें जगह कम है, तो ये थोड़ा सा नीचे हो जाता है। अब ये जो दायां वृक्क होता है, याद रखना कि दोनों वृक्क में से एक समय पर एक ही काम करेगा। कैसे काम करेगा, जो आपका किडनी होता है बाबू, ये अगर ये वाला काम करेगा, दायां वाला काम करता रहेगा, तो बायां वाला काम कम करेगा। अब बायां वाला काम करेगा तो दायां वाला काम कम करेगा। अगर इन दोनों को काम कराना है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे देखे होंगे कि जिसके शरीर में मूत्र का निर्माण कम होता है, इसका मतलब क्या है, उसके
एक ही किडनी बराबर काम करती है, या तो ये काम कर रही होगी या तो ये काम करती होगी। ये जब काम करेगी तो ये वाली बंद रहेगी, और ये वाली जब काम करेगी तो ये वाली बंद रहेगी। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि अगर दोनों किडनी काम करेगी, दोनों किडनी काम करेगी तो आपके मूत्राशय में जल्दी जल्दी मूत्र का निर्माण होगा। तो जब भी जल्दी जल्दी मूत्र का निर्माण होने लगे तो याद रखना कि संजय सर जी पढ़ाए थे कि अगर दोनों किडनी काम करने लगी तो मूत्र का निर्माण जल्दी जल्दी होगा, और इससे आपको जल्दी जल्दी मूत्राशय में जाना पड़ेगा, मीन्स मूत्र में जाना पड़ेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि दोनों किडनी से एक एक वाहिनी बाहर निकलती है। कितनी बाबू? एक एक वाहिनी बाहर निकलती है। अब ये वाहिनी को कहते हैं हम मूत्रवाहिनी। चूंकि मूत्रवाहिनी में सिर्फ मूत्र ही बहता है। अब आगे देखते हैं, ये मूत्रवाहिनी खुलेगा आपका मूत्राशय में। मूत्राशय को कहते हैं ब्लैडर। क्या कहेंगे बाबू? ब्लैडर कहेंगे। अब मूत्राशय में क्या करता है, ये स्टोर हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब इकट्ठा होने के बाद मूत्र मार्ग द्वारा इसको बाहर कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, आपका क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि मूत्रवाहिनी तथा मूत्र मार्ग में अंतर क्या है। ये अंतर पूछ लेता है कि मूत्रवाहिनी तथा मूत्र मार्ग में क्या अंतर है। तो आप ध्यान देना कि मूत्रवाहिनी में सिर्फ मूत्र ही बह रहा है। क्या चीज? मूत्रवाहिनी में सिर्फ मूत्र ही बह रहा है, लेकिन मूत्र मार्ग में आपका मूत्र तथा वीर्य दोनों ही बहता है। क्लियर है। मूत्र तथा वीर्य दोनों ही बहता है। ये यहाँ पर ध्यान देना। अब आ जाता है कि रीनल धमनी क्या है बाबू? रीनल धमनी तथा रीनल सिरा। अब रीनल का शब्द का मतलब सब क्या होता है? रीनल शब्द का मतलब होता है आपका किडनी ही होगा। क्या होगा? रीनल शब्द का मतलब वृक्क या फिर किडनी ही होगा। अब यहाँ पर देखना कि जो भी किडनी से, क्या चीज? जो भी किडनी से जो भी ग्रंथि, जो भी धमनी निकलती है उसको हम कहते हैं रीनल धमनी, और जो भी किडनी से जो भी सिरा निकलती है बाहर उसको कहते हैं रीनल सिरा। क्लियर है। अब रीनल धमनी तथा रीनल सिरा में आपका शुद्ध रुधिर तथा अशुद्ध रुधिर होता है। ये डाउट क्लियर हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, जो कि है इसके अंदर वाला पार्ट। इसको इसके अंदर घुस कर पढ़ेंगे, सारा का सारा छानबीन कर पढ़ेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बिल्कुल यहाँ पर कंसंट्रेट होकर देखिएगा, क्योंकि अब हम यहाँ पर घुसने वाले हैं किडनी के अंदर। अब किडनी के जब अंदर घुसेंगे तो वहाँ पर जितनी भी आपको लाल पीला हरा उज्जर दिख रहे हैं, इन सारे को हम खींचकर पढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कंसंट्रेट बिल्कुल दिमाग ओपन करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो किडनी है बाबू, किडनी है ये मुख्य उत्सर्जन तंत्र है। मुख्य उत्सर्जन तंत्र में मुख्य उत्सर्जी अंग ही तो है किडनी। इसके पहले मुख्य उत्सर्जन तंत्र कौन कौन से मुख्य जो उत्सर्जन अंग थे, 5 उत्सर्जन अंग आपको बता दिए। अब उसमें से सबसे मुख्य कौन सा है, सबसे प्रमुख? तो सबसे प्रमुख है आपका उत्सर्जी अंग, ये आपका किडनी है। अब किडनी का काम क्या 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 है? तो वो रक्त को छानने का काम करता है। क्या चीज़ बाबू? रक्त को छानने का काम करता है। लेकिन याद रखना कि रक्त को सिर्फ छानने का काम करेगा किडनी, लेकिन रक्त को शुद्ध कौन करेगा? फेफड़ा। रक्त को शुद्ध कौन करेगा? फेफड़ा करेगा, क्योंकि फेफड़े में ही ऑक्सीजन युक्त ब्लड पाया जाता है और पूरे बॉडी में उसको फैला देता है। लेकिन जो किडनी होता है ये रक्त को छानने का काम करता है। इसमें जो भी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, ये उनको छान कर फिर से वापस कर देता है। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि ये क्या करता है, अम्लीय तथा क्षारीय को भी नियंत्रित करता है। अब देखो किडनी क्या है, जब कभी अम्ल तथा क्षार की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, अम्ल अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपके मूत्र मार्ग में जलन होने लगती है। कैसे होती है? जलन होने लगती है। अब जलन क्यों होती है? क्योंकि वो पीएच, उसका मूत्र का पीएच नॉर्मली होना कितना चाहिए? 6 होना चाहिए, लेकिन ये 6 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा, और 6 से ऊपर ज़्यादा ऊपर चला जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। जब भी अम्लीय रहता है तो मूत्र में जलन होने लगती है, इसलिए इसको क्षारीय करना अति आवश्यक होता है। तो इसका भी नियंत्रण कौन करता है? आपका किडनी करता है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि संख्या में कितनी पाई जाती है बाबू। संख्या में पाई जाती है किडनी 2 पाई जाती है। आपको बताए थे कि दाहिने एक पाए एक बाएं पाया जाएगा, और एक समय में एक ही किडनी काम करेगी, दोनों एक साथ तो काम नहीं करेगी। क्लियर है। दोनों एक साथ कब काम करेगी? जब आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और आपके शरीर में जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस समय ये दोनों किडनियाँ काम करने लगती हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि जो किडनी का भार होता है, नॉर्मली वजन में अगर उसको वजन करेंगे तो नॉर्मली भार होता है 140 ग्राम, लेकिन ये स्त्रियों में थोड़ा सा कम होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है। क्योंकि पुरुष के शरीर भी थोड़ी सी बैलों के समान होती है और स्त्रियों की शरीर थोड़ी सी गायों के समान होती है। तो उसको आप कन्विंस कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर माप की बात बता देते हैं कि जो वृक्क की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है बाबू 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है? लंबाई कितनी है बाबू? इसकी 10 सेंटीमीटर है। और चौड़ाई कितनी है इसकी?
6 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब मोटाई में बात करेंगे तो ये 2.5 सेंटीमीटर होती है। मोटाई में ध्यान देना कि बाबू कि इसका आधा ही मापते हैं, जिसकी वजह से वो 2.5 सेंटीमीटर आता है। इसके केंद्र से मापा जाता है तो आधा सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर आता है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि जो वृक्क के किनारे किनारे एक झिल्ली लगी हुई है, किनारे किनारे एक झिल्ली जो नीले कलर से दिख रही है, ये इस झिल्ली को कहते हैं पेरिटोनियम की झिल्ली। क्या कहेंगे बाबू? पेरिटोनियम की झिल्ली। ये वृक्क को कवर करके रखती है, सुरक्षित करके रखती है। याद रखना, हमेशा दिमाग में बैठा रहना कि अपने बॉडी के अंदर जितने भी आपके अंग पाए जा रहे हैं, आंतरिक अंग जितने भी पाए जा रहे हैं, वो किसी न किसी झिल्ली से कवर रहेंगे। ये याद रखना, आप कभी भूलना मत। उन कवर को कोई और नाम दिया जाता है सभी अंगों को जो उस अंग को ढके रहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं कि जो किडनी का बाहरी हिस्सा होता है, बाहरी हिस्सा मतलब बाबू ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को कहते हैं हम कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे बाबू? कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स कहें या रीनल कॉर्टेक्स, क्योंकि ये किडनी का भाग है इसलिए इसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो रीनल वर्ड है, रीनल वर्ड मतलब होता है किडनी। रीनल वर्ड मतलब बाबू क्या होता है? किडनी या फिर वृक्क होता है। अब किडनी से रिलेटिव जितने भी अंग पाए जाएंगे उनको हम रीनल के आगे उस अंग का नाम जोड़ देते हैं। कैसे? जैसे कॉर्टेक्स हो गया तो रीनल, इसके आगे रीनल लगा दिया तो रीनल कॉर्टेक्स हो गया। बीच वाला हिस्सा हो गया तो इसको हम मेडुला कहते हैं, तो इसके आगे रीनल जोड़ दिया तो ये रीनल मेडुला हो गया। क्लियर है। अब ये पिरामिड्स पाए जाएंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? रीनल पिरामिड्स कहेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए यहाँ तक, अब आगे देखिए, जो रीनल हाइलम होता है बाबू, रीनल हाइलम, यहाँ पर सबसे अधिक यूरिया तथा अमोनिया का सांद्रण होता है। क्योंकि प्रवेश द्वार यही होता है, सारे अपशिष्ट पदार्थों का प्रवेश द्वार रीनल हाइलम होता है, इसलिए सबसे अधिक अपशिष्ट पदार्थ, सबसे अधिक यूरिया तथा अमोनिया का सांद्रण यहीं पर पाया जाएगा रीनल हाइलम में, जो कि किडनी के इंटरनल भाग मतलब जो प्रवेश द्वार होता है, एंट्री वाला भाग, वहाँ पर पाया जाता है। क्लियर हो गया आपका। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इसकी इकाई क्या है। तो इकाई याद रखना बाबू, इकाई का मतलब ये होता है कि कोई एक ऐसा अंग जो उस काम को बहुत भली भांति करता है। जैसे हमारे बॉडी की इकाई क्या है? हमारी बॉडी की इकाई क्या है? कोशिका है। अगर कहेंगे पूरी दीवार की इकाई क्या है तो ईंट है। ईंट है ना। ईंट के बिना क्या हम दीवार को बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते हैं। वैसे हमारे कोशिका के बिना क्या हमारी बॉडी बन सकती है? नहीं बन सकती है। वैसे ही सेम किडनी में भी है, तो उसके बिना आपका किडनी काम ही नहीं करेगा, बन ही नहीं पाएगा। भले से वो वैसा ही रहे लेकिन वो काम नहीं करेगा। अब देखते हैं उसकी इकाई क्या है आपका बाबू? नेफ्रॉन है। लेकिन याद रखना कि नेफ्रॉन सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं आपके किडनी में। कहाँ पर पाए जाएंगे बाबू? किडनी में। लगभग 8 लाख की संख्या में नेफ्रॉन आपके किडनी में पाए जाते हैं। यही काम करते हैं, आपके ब्लड को छानने का काम करते हैं, मूत्र को छानने का काम करते हैं। सारा काम छानने का काम कौन करता है बाबू? आपका नेफ्रॉन करता है। तो इसलिए नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? आपके वृक्क की इकाई कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देखते हैं कि जो मूत्रवाहिनी है बाबू, ये जो मूत्रवाहिनी है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 30 से 32 सेंटीमीटर होती है। मूत्रवाहिनी की लंबाई कितनी होती है? 30 से 32 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं इसके अगले वाला पार्ट हम जब भी लाएंगे वहाँ पर आपको बताएंगे कि ये जो आपका नेफ्रॉन है बाबू, नेफ्रॉन है, ये वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। वृक्क से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सारी बीमारियों को लाएंगे हम। और क्या क्या लाएंगे कि वृक्क से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, सारे फैक्ट को उस वाले वीडियो में लेकर आएंगे। इसलिए उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।